नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं नवविक्रम सिंह। मध्यम वर्ग एक अरसे से टैक्स में राहत की उम्मीद लगाए बैठा था और आज सरकार ने अपने बजट के दौरान उसे राहत दी है। लेकिन इसके अलावा तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो एक विकसित होते भारत का खाका खींचती हैं और उन योजनाओं को अमल में लाने की और उन योजनाओं का खाका बनाने की जिनके पास जिम्मेदारी है, हमारे साथ हैं नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर साहब। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। सर, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको ये किस तरीके का बजट लगा? मध्यम वर्ग के साथ जो कि इंडस्ट्री की डिमांड थी, बाकी जो महिलाओं की, युवाओं की आकांक्षाओं को कितना पूरा करता दिखता है ये बजट? देखिए, जिसको अंग्रेजी में एक इंक्लूसिव ग्रोथ का एक बैलेंस बजट, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बैलेंस बजट है जिसमें ऑन वन साइड इंक्लूसिव जो हमारे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए है, दूसरा ग्रोथ के लिए भी है जिसमें इतना इंक्रीज हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। लेकिन पहले तो एक ये जिसको एक बजट फॉर ऑल कहते हैं, जिसमें चाहे वो ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए हो, आर्टिसन विश्वकर्मा के लिए हो, फार्मर्स के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, यूथ के लिए हो, इंडस्ट्री के लिए हो, तो मिडिल क्लास के लिए हो। आपने मिडिल क्लास के बारे में कहा, मिडिल क्लास का वैसे पिछले 8 साल से गवर्नमेंट ने बहुत ही फोकस दिया है और चाहे आप समझेंगे संपन्नता, मोर मनी इन हैंड, और चाहे आप सुरक्षित भविष्य के बारे में कहें, एजुकेशन, हेल्थ, चाहे वो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो या सरलता हो, डिजिटल वर्ल्ड जिसमें आपको कम से कम एक सरकारी ऑफिस में जाने की ज़रूरत है, तो बहुत हुआ है। तो उसी ट्रैजेक्टरी को लेते हुए दिस इज़ अ बजट फॉर ऑल सेक्शंस इंक्लूडिंग मिडिल क्लास। एक तो ये इम्पॉर्टेंट फीचर है। दूसरा, एक तरीके से अगर आप सोचेंगे तो दिस इज़ अ बॉटम अप बजट, अगेन फोकस्ड ऑन फार्मर्स, वल्नरेबल विमेन, जिसमें ट्रिकल डाउन वाला बजट नहीं है, लेकिन इसमें ब्लॉक डेवलपमेंट, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में जिसमें नीति आयोग ने काम किया है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पे, तो इसमें मुझे लगता है कि हमारे फेडरल सिस्टम में सेंटर और स्टेट्स, it is taking both of them together and it is leading to development which is going down to grassroots. That is a very important part of the budget. सर, इसी को विस्तार से थोड़ा समझना चाहेंगे क्योंकि आकांक्षी जो ज़िले हैं उसके लिए लगातार नीति आयोग काम कर रहा है। अब ब्लॉक स्तर पर किस तरीके का खाका होगा, किस तरीके से उस जो आपका कामकाज है उसे विस्तारित करेंगे आप ब्लॉक स्तर पर? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एस्पिरेशनल आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में ये पिछले 3-4 साल से चल रहा है और बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। इसमें वो टारगेट ये था कि ये 112 जो ज़िले हैं उनको नेशनल एवरेज के साथ या ऊपर जाना है, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव ऑलरेडी अचीव दैट। तब बात हुई थी क्योंकि हमको विकास नीचे ले जाना है, ऑल द वे डाउन टू पीपल, तो ब्लॉक एक डेवलपमेंट यूनिट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट है ब्लॉक भी है। तो ब्लॉक में कैसे हम जो लैगिंग ब्लॉक्स हैं देश में, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 500 ब्लॉक हम लेते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट 112 थे, अब 500 ब्लॉक्स को लें, इनको एस्पिरेशनल ब्लॉक्स जैसे डिस्ट्रिक्ट्स को लिया है, वहाँ पे बेसिक सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वाटर, तो इनमें हम कैसे जल्दी जंप स्टार्ट कर सकते हैं और उनको स्टेट एवरेज तक ले जाना है और ऊपर। तो इसमें स्टेट्स ने इसको बहुत एंथुसियास्टिकली लिया है और इसको अभी ये लॉन्च हुआ है करीब 2-3 हफ्ते पहले। अब आगे जाके डेवलपमेंट को नीचे ले जाना है। इस मेन आइडिया ये है कि हम देखिए ब्लॉक लेवल पे और विल एंड बिलो ब्लॉक। सर, जो 7 प्राथमिकताओं की बात हुई, क्योंकि समावेशी विकास के बारे में आपने बता ही दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा हमें समझाइए कि किस तरीके से, क्या सरकार की योजना है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप को लेकर, जो प्राथमिकताएं हैं उसका दायरा क्या होगा? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट दोनों पे, और 3 गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ा है कंपेयर टू 2018। अगर आप 2014 लेंगे तो सेवरल टाइम्स। इस साल, अगले साल में 10 लाख करोड़ विल बी स्पेंड ऑन कैपिटल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग ऑन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब क्रिएशन में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में, इसमें बहुत इनका बहुत बड़ा रोल है।
तो ये एक सिग्नल है। अच्छा, वहाँ पे चाहे आप हाईवेज लेंगे, करीब 70,000 किलोमीटर डेवलप हुए हैं पिछले 8 साल में। हाईवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस है। दीज आर ऑल जॉब क्रिएटर्स एंड दे आर इकोनॉमी स्पिनर्स, और इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करता है। तो ये जैसे अब इस साल में रेलवेज को 2.4 लाख करोड़, सबसे हाईएस्ट एवर। सो ये सेक्टर, रेलवेज, हाईवेज, रोड्स, पोर्ट्स, पावर सेक्टर, ये हैं बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। और आप इंफ्रास्ट्रक्चर को आप पुश देंगे, सो दिस लीड्स टू लाइवलीहुड्स, जॉब्स एक्सेट्रा। तो इस बजट ने उसको बहुत थ्रस्ट दिया है। वैसे तो पिछले 8 साल में फोकस रहा है, लेकिन दिस इज गिवन अनदर पुश। और इसमें दूसरा जो 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, 1.3 लाख करोड़ उनके लिए भी है, और कुछ रिफॉर्म्स भी उनको करना है, इससे वो भी अपना कैपिटल लगाएं। तो हमको लग रहा है कि जो थ्रस्ट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पे, दिस विल लीड टू, दिस इज अ गुड बिल्डिंग ब्लॉक टुवर्ड्स अमृतकाल एंड डेवलप्ड इकोनॉमी। सर, ग्रीन ग्रोथ को लेकर, क्योंकि जिस दौर में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, ऐसे में ग्रीन ग्रोथ को लेकर इतना फोकस होना, तो आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरीके से रोजगार के अवसर मुहैया होंगे, और ग्रीन ग्रोथ बेसिकली दर्शकों को समझाइए कि है क्या। देखिए, ग्रीन ग्रोथ इज ओवरऑल जो हम एक कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी, कार्बन फ्री या नेट ज़ीरो की तरफ हम बढ़ रहे हैं 2070 तक। ग्रीन ग्रोथ इज़ वेरी, ग्रीन ग्रोथ के 2-3 फायदे हैं। एक तो ऑब्वियसली क्लाइमेट रिलेटेड है। ग्रीन ग्रोथ चाहे वो इकोनॉमी पे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, एंटरप्राइज पे हो। सो ग्रीन ग्रोथ वी हैव डन अ लॉट ऑफ फोकस। उसमें यू कैन डिवाइड इट इनटू 2-3। एक तो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी। सो इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ बीन ड्रामेटिक। वी आर ऑलरेडी, हमारा जो यू टेक ओनली रिन्यूएबल, इट इज़ क्लोज टू 40% ऑफ ओवरऑल पावर। और हमारे जो नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जिसमें हम लोग क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं, उसमें वी आर द ओनली कंट्री जिन्होंने वॉक द टॉक किया है क्लाइमेट एक्शंस पे। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विल बी अबाउट 50% इंस्टॉल कैपेसिटी विल बी फ्रॉम नॉन फॉसिल रिलेटेड। सो ग्रीन ग्रोथ इंक्लूड्स ऑल दिस। बट ग्रीन ग्रोथ में अब बायोफ्यूल भी होता है, जैसे गोबर्धन की बात हुई, गोबर्धन बायोगैस से एनर्जी, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है गवर्नमेंट में। प्रधानमंत्री जी ने रेस्टोरेशन, नेचुरल फार्मिंग के बारे में कहा, लैंड को कैसे हम रिस्टोर करें, दे आर ऑल पार्ट ऑफ ग्रीन ग्रोथ। दूसरा, फाइनली लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ, जिसमें लोग क्या कर सकते हैं क्लाइमेट के लिए, इंडिविजुअली और कम्युनिटी, और इसको जन आंदोलन के रूप में हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट पे। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रीन ग्रोथ। इसमें कल्चरली इंडिया में ट्रेडिशनली हमारे प्रैक्टिसेस हमेशा सेंसिटिव रहे नेचर से। तो ये एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जहाँ पे पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर जॉइनिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स। इस पर भी प्लैनेट पर एमिशंस पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। और प्रधानमंत्री जी ने एक फ्रेज, हम लोग कैसे प्रो प्लैनेट पीपल बन सकते हैं। सो दैट इज़ अनदर एजेंडा ऑफ लाइफ। सो ऑल दिस टुगेदर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो जॉब क्रिएशन में हो, और ये भी रिकॉर्ड आया है कि ग्रीन जॉब्स विल लीड टू मोर स्पिन ऑफ। तो जॉब्स भी बढ़ेंगे और क्लाइमेट और एनवायरनमेंट का भी सुरक्षा होगा। सर, बिल्कुल आपने जिस तरीके से बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में निश्चित तौर पर भारत इस समय एक लीडिंग पोजीशन में है दुनिया में। एक और सेक्टर की बात करना चाहूँगा जिसमें लीडिंग पोजीशन में है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हम वैक्सीन मैत्री की अगर बात करें, इसके अलावा UNGA ने भारत को ऑफिशियल भारत की सराहना की थी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अब आगे किस तरफ आप जाता देखते हैं, और इसमें और कितनी संभावनाएं आपको दिखती हैं? देखिए, फार्मा सेक्टर जैसे आपने कहा, दिस हैज़ बिकम अ वेरी वेरी ग्लोबली एक्नॉलेज सेक्टर इन इंडिया। एक तो हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हैं। More than 2 billion vaccines were manufactured in India at a rapid speed during COVID, जिसमें हम लोगों ने अपने पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया और हमने एक्सपोर्ट भी किया, हमने दुनिया को भी एक्सपोर्ट दिया है एट वेरी लो रेट्स। तो एक ग्लोबल सिटीजन की तरह, और जो G20 का नारा है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वी फॉलो दैट ऑन फार्मेसी। दूसरा, फार्मेसी हैज़ गॉट ह्यूज पोटेंशियल इन इंडिया,
और पहले कुछ इंपोर्ट हम ज़्यादा APIs इंपोर्ट करते थे. नाउ the whole focus is on making us आत्मनिर्भर इन फार्मेसी. तो जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है PLI, उसमें फार्मा एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें उनको प्रोडक्शन पे इंसेंटिव होगा स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में, तो उस पर भी थ्रस्ट है, एक्सपोर्ट्स पे थ्रस्ट है. सो ओवरऑल फार्मा इज अ सनराइज सेक्टर. देयर इज ह्यूज पोटेंशियल, जॉब्स में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, एक्सपोर्ट्स में है. और हम समझते हैं कि इंडियाज फार्मेसी इंडस्ट्री will soon become one of the top global players. It already is, it can go further. सर एक और बात आपसे इसके अलावा समझना चाहेंगे, युवा शक्ति को लेकर ख़ास तौर पर बजट में प्राथमिकताओं में कहा गया. युवा शक्ति, क्योंकि देश में एक रोज़गार के अवसर बढ़ने की संभावनाएं किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपने जैसे बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी समेत एग्रीटेक स्टार्टअप की बात हुई, तमाम स्टार्टअप को के लिए सहूलियत दी गई, लेकिन और किस तरीके से हम अपनी युवा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं? नीति आयोग इस पर क्या अपनी योजना बना रहा है, क्योंकि देश में बेरोजगारी को ख़त्म करने में एक बड़ी भूमिका जो आने वाले वर्ष हैं उसमें नीति आयोग की होगी. देखिए, यूथ के लिए भी इस बजट में काफ़ी फोकस दिया गया. एक तो टूरिज्म सेक्टर की बात हुई, स्किलिंग की बात हुई, स्किलिंग इन एरियाज जहाँ पे उनको अच्छे इनकम अपॉर्चुनिटीज़ मिले. तीसरा गिग इकोनॉमी, जिसमें सर्विस इंडस्ट्री में लॉट ऑफ यूथ आर कमिंग इनटू इट. स्टार्टअप्स की बात आपने की. स्टार्टअप्स तो हमारे यहाँ अटल इनोवेशन मिशन में हम लोग स्टार्टअप्स, टिंकरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजिटल, उस पर फोकस देते हैं. तो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है. एंड इसमें जैसे आपने देखा कि एग्री सेक्टर में स्टार्टअप्स को बहुत एनकरेजमेंट दिया गया है. और उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टार्टअप्स इन एग्रीकल्चर को कैसे करें. Good evening and welcome once again. I am Vishal Dahiya and you're watching Sansad TV's day-long continuous coverage of the Union Budget's presentation. With me is my colleague Harsh Ranjan as well. Namaskar. So we've been bringing you all the details of what has actually happened throughout the day. In fact, Finance Minister Nirmala Sitharaman today presented the government's last full budget before the general elections. But it proved to be more ambitious than any election year budget. In keeping with the government's stress on Amrit Kal, it targeted growth path for the country for the next 25 years. Coming out of the COVID pandemic, the finance minister had to contend with a restless nation's growing expectations. At the same time, she also had to keep in check the fiscal deficit. Now, the finance minister listed out 7 priorities in her budget for the country that remains the fastest growing major economy globally. Now, her budget proposals encompass inclusive growth, infrastructure and investment, also stresses on last mile delivery and youth power. In fact, acknowledging India's growing stature on the world stage, the budget lists green growth as a priority area along with raising the potential or realizing the potential of countrymen and a robust financial sector as well. So to further discuss and understand what the budget proposals mean for the nation as a whole and for common citizens like you and me, and who benefits and which sector gets the push and which segment of the society gets Philip here. To get this in detailed understanding, we'll be joined by a distinguished panel of experts. And as I introduced my colleague Harsh Ranjan here as well, we are also joined by Dr. Yamini Agarwal in the studio, Professor of Indian Institute of Finance. I'll hand it over to Harsh. यस और जैसा कि विशाल आपने बताया, अगर इस बजट पे हम पूरे दिन चर्चा करते रहे हैं और अगर इसको हम 2 भाग में बांटना चाहें यामिनी इस बजट को, एक तो मैं कहूँगा कि शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल को इस बजट में पूरी जगह दी गई है. अगर हम इसको 2 भाग में बांटें कि डायरेक्ट
आम लोगों को इससे सीधा बेनिफिट क्या हो सकता है? जैसे हम दुकान में गए, सामान खरीदा, मुझे बेनिफिट हुआ, और जो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसमें क्या हो सकता है? तो आपने बहुत सही कहा कि ये जो 7 प्रायोरिटीज गवर्नमेंट ने फिक्स की हैं, सप्तऋषि, सप्तऋषि, तो सप्तऋषि क्या करता है? आप कई बार दिशा भटक जाते हैं तो सप्तऋषि को देख के आपको दिशा का ज्ञान हो जाता है कि हाँ, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रायोरिटीज हैं, समावेशी विकास और रीचिंग टू द लास्ट माइल सहित 7, ये दिशा दिखाएंगे भारत की प्रगति का। तो चलिए शुरुआत आम आदमी से करते हैं। आम आदमी से करते हैं कि सबसे बड़ी बात जिसका इंतजार यामिनी इतने दिन से लोगों, कई वर्षों से था, वो तो टैक्स प्रपोजल्स हैं, और साथ ही न्यू रिजीम में जो लोग नहीं आ पा रहे थे अब शायद आना शुरू करें। पहली तो प्रतिक्रिया उस पर दीजिए, कैसे हम फायदा लें उसका? जी देखिए, बहुत फ़ायदा हुआ है एक आम आदमी को, क्योंकि जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख से 3 लाख कर दी गई, वहाँ 50,000 का फ़ायदा हुआ। और जिनकी इनकम 7 लाख तक है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा, रिबेट्स दी जाएंगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 52,500 किया जाए, और उस नए प्रणाली से ज़्यादा लोग जुड़े, उसको 6 स्लैब्स में बांटा गया, और जिसके तहत धीरे धीरे उन स्लैब्स को डिफरेंट इनकम ग्रुप्स में कोशिश की गई कि एक लोअर इंटरेस्ट रेट दिया जाए। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है एक आम आदमी को पहुंचेगा, जो बहुत मुश्किल समय से अभी गुजरा है और उसे इस टैक्स छूट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इस टैक्स छूट का ये भी फ़ायदा होगा कि ये एक जो है भारतवर्ष के लिए एक एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ जाएगा, जहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं कर रही कि आपको कहाँ पे एक्सपेंडिचर करना चाहिए या कहाँ बचत करनी चाहिए। आप जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं 7 लाख तक आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना, और उसके बाद भी टैक्स रेट्स कम है। तो कोशिश की गई है कि जो कंजम्पशन इकोनॉमी है उसको बढ़ावा मिले, जिससे प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले और साथ ही साथ जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़े। आपकी जेब में जब पैसे होंगे विशाल, तो आप ज्यादा सामान खरीदेंगे, और ये एक बड़ी चुनौती थी। कल के आर्थिक सर्वेक्षण में भी हमने देखा था कि एफएमसीजी सेक्टर का डिमांड थोड़ी सी कम हो रही थी, और डिमांड को खास करके रूरल एरियाज में बढ़ाने में ये टैक्स प्रपोजल्स जो हैं बहुत बड़े मददगार साबित होंगे। Philip, to the spending power there, as Dr. Agarwal is pointing out. Let me also bring in another guest who's joined us. Ms. Sharbishta Ghosh is with us. She's MD of In Tandem Global Consulting. Welcome, Ms. Ghosh here. We're talking about the key aspects of the union budget. Now, of course, one deals with, as my colleague was pointing out, one deals with what the common man gets here. But the larger economic framework, when we look at it, in terms of spending on infrastructure, big push to manufacturing, MSME, investment climate as well. How do you look at those aspects? What does this budget bring to the economy, the larger economy? Good evening to all of you, and thank you very much for having me here. When we look at the Saptarishi priorities, the 7 points that were made at the start of the budget presentation, because if you recall how the budget was announced, the tax benefits were the last ones to be announced. So we had to patiently listen through the entire budget to reach the tax bracket thing. So I very keenly was following the budget also, because this is the last budget before the next general election. So we had a lot of thoughts in our heads to what will be the sectors that will get some. So what I believe is that a major benefit or a major relief has been given to the common man, goes without a saying. Since the morning there has been a lot of talk and discussion and conversation around that. But there have been other very important points that also were a part of this budget. So this was not a very election-centric budget, because it spoke about infrastructure and investment, it spoke about inclusive development, it spoke about reaching the last mile, it spoke about startups and MSMEs, etc., etc. Also, it spoke about green growth, which is something I have been waiting budget after budget for a finance minister to speak about and integrate it with development as a whole. So I will take your attention a bit towards the infrastructure and investment part of it. So there has been an announcement of creating a fund, which will I have taken notes here. So there has been an urban development and infrastructure fund
which is to be set up for promoting infrastructural growth in tier 2 and tier 3 cities. Now, this is an amazing initiative. And why this is an amazing initiative is because when a government of a huge country like India, which still has so much of infrastructural development desired for, when the government leads the path, the private players globally, they take a clue. And I'll give you an example, Vishal. A few years back, when we saw some major crisis in the residential market, where there were a lot of unfinished projects, etc., etc. A lot of common men were kind of in a lacuna, in a dilemma of what to do, and a lot of hard-earned money was going for a toss. The government came up with in association with SBI Cap, they came up with the fund called Swami, which took over such projects and delivered it. So similarly, now they have created something and after Swami happened, lot of us, a slew of international funds also started looking at India hopefully, and we saw a lot of investments in that sector. So you're saying basically, summing it up, Sharmishta, that the more money which the government is willing to spend and has allocated in this budget will bring in more investments there as well, because that is what is required. Mr. A.K. Bhattacharya is also joining us, editorial director of Business Center. Mr. Bhattacharya, simple question. Let's try and break it down, as my colleague was started with this only, breaking the budget into two parts. First, I'll ask you, what does this budget do for the Indian economy, for the health of Indian economy? How does it take it forward? Well, in brief, what it does is make sure that the government's target goal of reviving investment and sustaining the investment pace is intact. Remember that the economy is recovering from a pandemic situation, and the private sector is taking its own time in bringing in, chipping in with its own investment. So while investment cycle is yet to be fully back, there is need for the government to act as a positive agent to crowd in investment. So the government has maintained a healthy growth rate in its capital expenditure program at 37% and at 3% of total GDP size is one of the largest share in more than 13 lakh crore rupees. Absolutely. So therefore, what it does is that it helps revive the growth momentum in the economy, and it helps encourage the private sector to come in and play a complementary role. बिल्कुल, और विशाल, जैसा एकेबी ने कहा, एक कुछ फिगर्स हमारे पास भी हैं, इस पे चर्चा करना बेहद ज़रूरी है. अगर हम कहें कि अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम देने के पहले ये कहता है कि मुझे 6 नंबर आएगा, और अगर वो 8 नंबर लेके आता है, तो जो खुशी पेरेंट्स को होती है, सरकार के सामने भी हमेशा एक चुनौती रहती है कि जनता के सामने खासतौर पर बजट पेश करने में इम्तहान देना पड़ता है. और साल 2025-26 तक जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट किया गया है वो 4.5% है, और उसको अचीव करने का जो रास्ता सरकार ने चुना है वो फिगर से देखिए, 23-24 के लिए 5.9%, यानी वेल बिलो 6% इसको टारगेट किया गया है. और 22-23 जो अभी रनिंग फाइनेंशियल ईयर है 6.4% है, और 21-22 में 6.9% पेग किया गया था, बट एक्चुअल 6.7% ये फिस्कल डेफिसिट. मैं आपको एक चीज बताता हूं कि सरकार को इस बजट में अगर उनको पास ये रास्ता खुला था कि उनका को रेवेन्यू डेफिसिट जो है अगले साल वो 2.9% में आ गया है, 4.1% डायरेक्ट डिक्लाइन टू 2.9%. अगर रेवेन्यू डेफिसिट के तरह ये सरकार अगर फिस्कल डेफिसिट को कम करना चाहती थी, वो संभव इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि कैपेक्स की बहुत सख्त जरूरत सरकार ने समझी जी. तो जब कैपेक्स बढ़ गया तो इसीलिए फिस्कल डेफिसिट का रिडक्शन 6.4 से 5.9 ही हुआ. अगर कैपेक्स की जरूरत उतनी नहीं थी, 37%, अगर बजट की जो ग्रोथ, जो नंबर्स जो आ रहे हैं सारे 11-15% ग्रोथ है, जहाँ पे इकोनॉमी आपकी 10.5% ग्रो करेगी नॉमिनल ग्रोथ, वहाँ पे अगर आप कैपेक्स को 37% तो ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ाते हैं, इससे आपका जो फिस्कल डेफिसिट रिडक्शन प्रोग्राम में थोड़ी
ट्रैजेक्टरी जो ग्लाइड पाथ है जो लंबी हो गई है, पर सरकार का ये एक असेसमेंट है कि फिस्कल डेफिसिट को हम घटाएंगे 4.5% इन 24-25-6, बट इन द मीनवाइल इन्वेस्टमेंट को we have to keep it going because that is the trigger that will keep the economy. So basically, a fine balance between both aspects. Absolutely. Fiscal prudence and bringing in investment. Bringing in investment would require spending more money. Yeah. But if you spend too much more, then you might, deviate from the path to fiscal prudence there. Yamini, here, the path to fiscal prudence is never considered to be easy for any government. But here, if we look at it, the figures, and just a short while back, I was asking this same to the Commerce and Industry Minister as well, as to how is the government achieving it? Because in the last year budget, the target was set. It was met in this year's budget. A harder target is set for the next year, and in the present global conditions as well. Well, if you look at the way the structural reforms have been introduced in the economy, simultaneously ensuring that there is social security available to people, has been bringing about the requisite growth. We've become the 5th largest economy. We still have a growth rate of 6.8%. We have been keeping the inflation much in check. Also, a large number of reforms, right from GST that we talk about to the financial inclusion and the digitalization processes that we have introduced, the reduction in the compliances and the ease of doing business. This budget also provided for a single framework for approvals. At the same time, please remember, during the COVID, the Atmanirbhar Abhiyan 1, 2 and 3 constantly kept its priorities as, the MSMEs, the women and the farmers who have been made the important, indicators for development. Okay. And things have been done in the process to mobilize these sets for both employment as well as ensuring growth. Okay, so work has been ongoing on all aspects here. Harsh ji, फिस्कल प्रूडेंस और जो बजट डेफिसिट की बात हो रही है वो तो है अलग, लेकिन आपने क्योंकि आम आदमी की बात शुरू की थी, तो अगर वापस उस सेक्टोरल की तरफ आए तो कृषि, ग्रामीण क्षेत्र, महिलाओं की बात अभी यामिनी महिलाओं की बात उसके पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने देखा होगा कि बहुत सी चीजों पे ड्यूटीज को रिवाइज किया गया है, और ड्यूटीज को रिवाइज करने का अगर आपसे मैं पूछूं कि शायद ये उद्देश्य हो सकता है कि सामान वहाँ से सस्ते में आए, फिर यहाँ से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिले ताकि अल्टीमेटली हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, इजंट इट? कस्टम्स जो पैकेज जो है उसमें 3 आयाम हैं इस बजट में। 3 तरह के कस्टम ड्यूटी चेंजेस हुई हैं। पहला जो कस्टम ड्यूटी चेंज हुआ है वो है कि हमारे कस्टम ड्यूटी एंटायर टैरिफ बुक जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड सरल नहीं था। तो करीबन 21 डिफरेंट रेट्स थे कस्टम ड्यूटी के। तो जो भी देश अपना विकास चाहता है वो कस्टम ड्यूटी में सिंप्लीफिकेशन एंड स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है। तो 21 रेट डिफरेंट रेट से अब आज की तारीख में जो बजट में ऐलान किया गया है वो अब 13 में लाया गया है। 21 से 13 रेट आ गए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जब 1990 में या 1996-97 में एक्साइज रेट ऐसे हुआ करते थे कि 25-26 रेट हुआ करते थे, उनको कम करके अब 4-5 रेट बिफोर जीएसटी के आने के पहले किए गए थे। तो ये एक कस्टम ड्यूटी का एक पहला वो है। दूसरा ये है कि जो जहाँ पे हम जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है वहाँ पे कस्टम ड्यूटी की जो रेट जो है वो रिव्यू की गई हैं, वहाँ पे बढ़ाया गया है। और तीसरा जो है जहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट्स अच्छी हो रही हैं पर क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स की जो कॉस्ट जो है ज़्यादा है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हैं, जैसे कि मेरीन प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो कंपोनेंट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, उनकी आयात में वो कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई हैं। ओवरऑल अगर आप देखें, ये अगर आप कस्टम ड्यूटी की कलेक्शंस में देखें उसमें आप ज़्यादा इजाफा नहीं देखेंगे। इसका मतलब ये एक स्ट्रीमलाइनिंग रिफॉर्म हुआ है कस्टम ड्यूटी में। और ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात इस बार बजट में हमने नहीं देखी। हमने देखा है कि स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द सेक्टर
have to be met. Okay. Since you spoke about and Harsh, since you also brought in the issue of the duty, the rejig in the duty regimen for various products and all that. That also links with another aspect. It's not only just about boosting domestic manufacturing, but if you link it with the larger goal, wherein the other aspect of ease of doing business and bringing in more investment here as well. Let's also try and understand as to what the industry is how the industry is looking at here as well. Sharmishta is still with us. Sharmishta, you must have been talking to a lot of industry people throughout the day. In terms of these two aspects, when we are looking at the push on manufacturing and MSME, that is increase, push to the domestic manufacturing and fillip to the MSMEs in terms of various, relief measures which have been brought in place and ease of doing business also. So all that taken in a holistic way, how is the industry viewing it? One thing that industry as a whole and me too, I believe what this government has been doing right for I think a number of years now is its impetus on technology, on accepting technology, on accepting or on being the connoisseurs of promoting technology across. So manufacturing will definitely get a big push because of the reforms that they are trying to create. But that's a little long term. It happens by and by. The effects become clear as we go ahead. But there are, when I was reading through the budget in totality, there have been certain rebates also that they are trying to give. This budget has announced for upcoming sectors and upcoming technologies. Now, for an example, EV के लिए, for EV batteries, etc., lithium ion battery सस्ता हुआ है, exports पर उनका duties कम हुआ है. So that's an upcoming technology. It's the need of the day. उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा दिया गया है. Similarly, carbon credits के बारे में, green credits के बारे में, there was a point. So like we'll have our own green credit system, and so जो हम लोग zero emission की बात कर रहे हैं, and how industries move towards more sustainable development. So I think some good impetus is also put on that sector, which will in turn definitely boost manufacturing, because manufacturing or industry as a whole, it's a sum total of different components, and these are the components which have global relevance. So जब हम from the top things that have global relevance उनके बारे में policy में बात करते हैं, budget में बात करते हैं, so the sentiment of the entire industry goes towards a positive shift, and that overall has been a good sentiment from the industry. Okay. Also, unlike last year's budget, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा sectoral reform भी नहीं आया है इस budget में, जिसके ऊपर बहुत strong reaction industry का है. So industry overall has been quite okay with the budget and how the impetus has been given to manufacturing. Okay. Because मैं एक बात सिर्फ add करना चाहूँगी विशाल, because we see a lot of in the defense sector as an example, the budgets have gone sizably up. Mm-hmm. So when the defense spends increase, that is mostly to encourage manufacturing only, because if you track it backwards, the government by policy have made lot of defense procurement strictly made in India, right? Okay. And then they are trying to increase the budget in the sector. It will definitely have a positive impact on the manufacturing. Similarly, in other sectors as well. Okay, indeed, the increase in capital outlay in most of these, manufacturing intensive sectors is meant to go ahead and give that push and give that fillip as well. But again, I'll hand over to Harsh ji vis-a-vis आम आदमी की बात जहाँ हम कर रहे थे. आम आदमी की बात में आप विशाल अभी थोड़ी देर पहले महिलाओं की बात कर रहे थे. जी बिल्कुल. उसके बाद कृषि, तो अगर ग्रामीण और कृषि क्षेत्र और महिलाएं सब आपस में जुड़ा हुआ है. अगर हम इस पूरे बजट को महिला, ग्रामीण यानी कृषि और आम लोग जो वेतनभोगी लोग हैं इनको समर्पित बजट बताएं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. यामिनी जी से शुरू कर सकते हैं महिलाओं के बारे में. यामिनी जी, एक स्कीम आई है महिला सम्मान बचत पत्र, 2 लाख रुपए तक 7.5% की दर से ब्याज 2 साल के लिए कोई भी महिला जमा कर सकती है. ये न सिर्फ आपकी रकम को बढ़ाएगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, बल्कि लोगों के जेब को भी आने वाले 2 वर्षों में भारी करेगा, ताकि फिर वही बात है कि लोग स्पेंड्स अपनी बढ़ा सकें.
जी देखिए, इस सरकार की बहुत कोशिश रही है कि सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाया जाए और सशक्तिकरण किया जाए कृषि का, महिलाओं का और एमएसएमईज़ का। जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, गरीब लोग हैं, और जो वनरेबल ग्रुप्स हैं, एससी, एसटी, ओबीसीज़, इन सभी का। उसी के अंदर बहुत सारी स्कीम्स एक साथ लाई गई, जिसमें एक ये स्कीम है महिला सम्मान योजना, जिसके तहत जो महिला हैं उन्हें एक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। ऐसी ही बहुत सारी स्कीम जैसे पीएम जनधन योजना है, आयुष्मान भारत है, आपकी पीएम आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, और बुनियादी ढांचे को जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है उसको मजबूत करना है। कोशिश यही रही है कि चाहे वो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सुदृढ़ किया जाए। साथ ही साथ अगर आप इस बजट में देखें तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को, जो एक सबसे मुख्य पिलर मानते हुए गवर्नेंस को दर्शाया गया है। डेटा सिस्टम्स को मैनेज करते हुए, कंप्लायंसेस को मैनेज करते हुए और लोगों तक पहुंचने के लिए। साथ ही साथ ट्राइबल्स को लिया गया है, उन तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाया गया है। जो पिछड़े जनजाति रह गए हैं उनको साथ इकोनॉमी के साथ जोड़ा गया है। कोशिश ये भी की गई है कि जब भी कोई, जैसे कृषि है उसमें R&D की ज़रूरत है, उसमें कैपिटल प्रोडक्टिविटी की ज़रूरत है, उनकी जो लैंड है उसे केमिकल फर्टिलाइजर से बचा करके, जैविक कृषि करके, और उनके लिए ख़ास तौर पे जो फिशरीज़ में हैं उनको जो है मदद पहुंचाई जाए। तो एक कोशिश यही रही है कि डबल इनकम्स किए जाए फार्मर्स में, क्योंकि कृषि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लेता है, MSME सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लेता है, उनको क्रेडिट अवेलेबल कराया गया है, कोलैटरल फ्री क्रेडिट अवेलेबल किया गया है, इस सभी का फ़ायदा पहुंचा है। और एक जो खास बात है इस जगह पे देखा जाए तो जो आइडियलिज्म है, जिस तरीके से लोगों को पेश किया जा रहा है, वो कोशिश की जा रही है एक्शंस में स्पीक करे। जैसे निर्मला सीतारमण जी को सबसे पहले मिनिस्ट्री डिफेंस की दी गई थी, उसके बाद जो एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री मानी जाती है, फिर उन्हें फाइनेंस की इंडस्ट्री दी गई, फिर एक ट्राइबल सेगमेंट से एक प्रेसिडेंट का कैंडिडेट चुना गया, जिनको इलेक्ट किया गया, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को। तो ये जो एक प्रदर्शित करता है कि आप महिला पे विश्वास करते हैं और उन्हें लीडिंग पोजीशंस पे रखते हैं, वो अपने आप में महिलाओं को सशक्त करता है। साथ ही जो 21 साल का मैरिजेबल बिल है वो भी एक तरीका रहा है। ट्रिपल तलाक को जो है खत्म करना, वो सब सशक्तिकरण का एक all these aspects are brought together. But since you mentioned, the technology aspect there, and Sharmishta was also earlier referring to, and agriculture is another sector we were looking at. Mr. Bhattacharya, 2-3 things I was looking at the highlights. One is a digital public infrastructure for agriculture. That is one. Looks like this is going to be an interesting combination, because agri sector is the sector which was our backbone of our economy for so long. It has been, but during the pandemic we realized its real importance. It was our cushion for our economy as well. I think agriculture has got integrated with a greater technology push in this budget. If you look at this budget a little closely, you will see that there are about 10 million farmers are being sought to be brought under the umbrella of natural farming. Natural farming. Now, this is, to my mind, is a very innovative move, and it is also linked to our overall climate change initiatives. Focus on agri startups as well. There's a huge, 150 new agri startups are going to be set up. So the correlation between technology and agriculture, rural economy has been well established. If you look at the government's outlays, the program thing, you will see that some of the major schemes that have been announced actually pertain to Indian agriculture. So agriculture has got a lion's share of these allocations. So the government's priorities are very clear. And the focus on storage capacity also, because that has been one area which has been bane of the agriculture production pipeline, specifically for perishable goods. The warehousing.
So that's also वेयर हाउसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिया में, हम उस पर अभी बात करेंगे क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो वेयर हाउसिंग का सिस्टम है वो फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट का है, जिससे बहुत सारा अनाज बर्बाद होता है। That's right. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का सिस्टम कैसे शुरू हो, हम उस पर बात करेंगे AKB से। हमारे साथ विशाल जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। सचिन जी RIS से जुड़े हुए हैं, DG हैं। सचिन जी, आवाज़ आप सुन पा रहे हैं हमारी? बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं, बिल्कुल बताइए। जी स्वागत है आपका। तो हम देख पा रहे हैं कि ये साल का जो बजट है वो लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का है। पिछले साल के जो चालू वित्त वर्ष है इसमें रिवाइज्ड एस्टिमेट के हिसाब से 41 लाख करोड़ था। 45 लाख करोड़ रुपए है सारे सेक्टर्स में, जहां जहां जरूर